नमस्कार। मैं सीए विशाल जैन। इस वीडियो में हम सेक्शन 43B(H) जो इनकम टैक्स का नया कानून है जो लागू होने वाला है फर्स्ट टाइम 23-24 फाइनेंशियल ईयर के लिए, जिसमें अगर आप पेमेंट कर रहे हो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस को, और माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए कुछ टाइम लिमिट है, अगर उस टाइम के अंदर आपने पेमेंट नहीं किया तो वो खर्चा आपको जिस साल परचेज किया है उस साल नहीं मिलेगा, वो खर्चा आपने जिस साल पेमेंट किया है वो मिलेगा। उसके रिलेटेड हम कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो जनरली बिजनेस एंटरप्राइजेस के दिमाग में डाउट्स होता है उसको हमने कंसोलिडेट किया है और एक सूची बनाई है जिसमें जो जनरल क्वेरीज है हम कोशिश करेंगे कि उन सारे प्रश्नों का उत्तर दिया जाए। बट एक इम्पॉर्टेंट सूचना, ये जो भी हम डिस्कस करने वाले ये हमारा ओपिनियन है। तो अगर आपके बिजनेस एंटरप्राइज के लिए, भले ही वो प्रोप्राइटरशिप कंसर्न हो या फर्म हो या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, आप अपने स्टैट्यूटरी ऑडिटर से डिस्कस करके अपने बिजनेस के लिए अप्लाई करें। तो चले हम लोग क्या करते हैं, जो जनरली बिजनेस एंटरप्राइज से दिमाग में क्वेश्चन है उसको एक बाय एक लेके सारा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट जनरल पॉइंट होगा कि ये एक्चुअली सेक्शन 43B(H) है क्या। सेक्शन 43B(H) ये कहता है कि अगर आपने माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस से परचेज किया है तो आपको पेमेंट एक टाइम के अंदर करना पड़ेगा, और उस टाइम के अंदर पेमेंट कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो आपको वो खर्चा का बाद इनकम टैक्स कानून के तहत जिस साल परचेज किया नहीं मिलेगा, जिस साल आपने पेमेंट किया उस साल मिलेगा। तो फिर पहला क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि ये टाइम लिमिट है क्या। MSMED एक्ट के तहत अगर आपने अपने सप्लायर या वेंडर के से पेमेंट किया, से खरीदी की हुई है और उसे कुछ अग्रीमेंट नहीं किया हुआ है कि मेरे को कितने टाइम में पेमेंट करना है, उसने भी कुछ बोला नहीं और कस्टमर ने भी कुछ बोला नहीं, अगर कोई स्पेसिफिक अग्रीमेंट है नहीं पेमेंट के लिए, तो आपको पेमेंट 15 दिन के अंदर करना ही पड़ेगा अगर सामने वाली पार्टी माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेस हो। अगर मान लीजिए आपने एक सीमा बनाई रखी, सप्लायर या वेंडर ने कह दिया कि मैं आपको ये माल बेच रहा हूं और आपको पेमेंट करना पड़ेगा 90 दिन के अंदर, अगर कोई अग्रीमेंट है जिसके तहत आपको पेमेंट करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, तब आपको पेमेंट करना पड़ेगा मैक्सिमम 45 डेज या अग्रीड पीरियड विच एवर इज अर्लियर, जो पहले आ जाएगा। मान लीजिए आपने अग्री किया हुआ है पेमेंट करने, आपने सप्लायर ने कहा हुआ कि आपको पेमेंट करना पड़ेगा 90 दिन के अंदर। अगर आपके सप्लायर ने अग्री किया हुआ है कि आपको पेमेंट 90 दिन के अंदर करना पड़ेगा, वो आपका अग्रीमेंट है। सो पहला जो डाउट आता कि हमारे सप्लायर के साथ हमने अग्रीमेंट कर लिया कि हम 90 दिन के अंदर पेमेंट करेंगे या 120 दिन के अंदर पेमेंट करेंगे, वो MSMED के एक्ट के तहत रिलेवेंट नहीं है। अगर सामने वाली पार्टी माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेस है तो आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा 45 डेज के अंदर, बिकॉज अगर सप्लायर या वेंडर माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेस है तो भले ही उन्होंने अग्री किया हुआ है 90 डेज या 120 दिन या उससे ज्यादा, पर MSMED के एक्ट के तहत ऐसे कस्टमर आपको उनको पेमेंट करना पड़ेगा 45 डेज के अंदर। मान लीजिए जो माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज जो आपका सप्लायर या वेंडर है उन्होंने बोला है कि आपको पेमेंट करना है 30 दिन के अंदर, तो उस केस में आपका टाइम लिमिट भी बन जाएगा 30 दिन, क्योंकि वो मैक्सिमम 45 डेज है। अगर वेंडर आपको 45 डेज का से ज्यादा टाइम देता है तो आपको 45 डेज के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा। अगर वेंडर ही बोल देता कि नहीं नहीं आपको 30 दिन का ही टाइम है तो आपको 30 दिन के अंदर देना पड़ेगा। सो कुल मिला के अगर आप इसको इस तरह समझे, अगर कोई अग्रीमेंट है नहीं, सप्लायर वेंडर ने कहा नहीं है कि कितने टाइम के अंदर पेमेंट करना है, तो MSMED एक्ट के तहत आपको पेमेंट करना 15 दिन के अंदर। अगर कुछ कहा हुआ है कि आपको 90 दिन के अंदर पेमेंट करना है तो 90 दिन भूल जाइए, क्योंकि वो 45 डेज 45 दिन से ज्यादा है, तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा 45 डेज के अंदर। अगर उसने कहा कि नहीं नहीं आपको 30 दिन के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा, तो आपको जाना पड़ेगा 30 दिन के हिसाब से ही, क्योंकि वो 45 डेज से कम है। अग्रीमेंट नहीं है 15 दिन में पेमेंट करना, अग्रीमेंट है तो 45 डेज या अग्रीड पीरियड जो पहले आ जाएगा उस टाइम के अंदर आपको पेमेंट करना है। सो दूसरा डाउट आएगा जो हम इस सिचुएशन के कुछ केस स्टडीज ले लेते हैं उसके तहत जानने की कोशिश करते हैं कि ये तकलीफ कब देने वाला है। तो पहले हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके वेंडर जो माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेस है उन्होंने आपको माल बेचा है 5 मई 2023, जो
फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आता है, और आपने भी उसका पेमेंट कर दिया है 15 मार्च 2024, जो वही फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर आता है। मान लीजिए कि आपने खरीदी भी एक साल की है 23-24 और पेमेंट भी कर लिया है उसी साल 23-24, तब तो आपको दिक्कत है ही नहीं। भले ही वो पेमेंट 45 डेज या 15 दिन के अंदर नहीं हुआ हो, इस सिनारियो में आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये ना तो 45 डेज के अंदर हुआ है, मान लीजिए अगर कोई अग्रीमेंट था तो मैक्सिमम 45 डेज, अग्रीमेंट नहीं था तो 15 दिन। ये क्लियरली पता चलता है कि खरीदी हुई है मई 2023 में और पेमेंट हुआ है मार्च 2024, तो काफी लंबा टाइम है, लगभग 10-11 महीने के बाद पेमेंट हुआ है। इश्यू ही नहीं है, अगर खरीदी या खर्चा एक साल में हो उसी साल पेमेंट हो गया तो आपको ये 45 डेज 15 डेज की परवाह करने की जरूरत नहीं है, उसी साल आपको बाद मिल जाएगा फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, क्योंकि खरीद भी उस साल ही हुई है, पेमेंट भी उस साल हुआ है, कोई इश्यू नहीं है। तो ये इश्यू कब करेगा? जनरली ये 45 डेज या 15 डेज आपको कब देखना है? आपको तभी देखना है जब खरीदी एक साल हो रही है, खर्चा एक साल हो रहा है और पेमेंट दूसरे साल हो रहा है, दूसरे फाइनेंशियल ईयर में हो रहा है, तभी आपको ये दिक्कत देगा। मान लेते हैं दूसरा केस, मान लीजिए आपने खरीदी की हुई है 10 मार्च 2024 जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आता है, और आपने उसका पेमेंट किया हुआ 10 अप्रैल 2024 जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आता है। अभी ये आपको दिक्कत दे सकता है, कारण आपका खर्चा या खरीदी एक साल हुई है और पेमेंट दूसरे साल हुआ। उस सिनारियो में आपको ये पहले चेक करना है कि ये मेरा जो पेमेंट हुआ है दूसरे साल, खरीदी एक साल हुई 23-24, पेमेंट हुआ 24-25, तो आपको पहले ये चेकना है कि सप्लायर वेंडर ने कितना टाइम का पेमेंट का अग्री किया हुआ था। उन्होंने 90 दिन दिए थे, और जब कभी आपका पीरियड ऑफ पेमेंट, अग्रीड पीरियड ऑफ पेमेंट फ्रॉम सप्लायर 45 दिन से ज्यादा हो तो आपको 45 दिन का ही टाइम मिलेगा। अगर आपका सामने वाला सप्लायर या वेंडर एमएसएमई है तो वो 90 दिन का कोई रिलायंस नहीं है। पहला मिसअंडरस्टैंडिंग है, यार मेरा सप्लायर ही 90 दिन दे रहा है, 120 दिन रहा है तो मेरे को क्या तकलीफ है? नहीं, अगर सामने वाला सप्लायर अगर माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेस है तो उसने भले 90 दिन दिया, 120 दिन है, उसका कोई रिलायंस नहीं। अभी आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा 45 दिन के अंदर, और इस केस में पेमेंट हो भी चुका है 45 दिन के अंदर। अभी हम लोग 15 दिन क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि इस केस में हमने अज्यूम किया है कि सप्लायर ने 90 दिन का टाइम दिया था, 90 दिन को भूल जाइए, हम लोग 45 दिन के हिसाब से ही चलना पड़ेगा अभी इस केस में। तो अभी अगर आप देखोगे खरीदी या खर्चा हुआ 10 मार्च 2024 जो 23-24 में आता है, और पेमेंट हुआ है 10 अप्रैल 2024 जो 24-25 फाइनेंशियल में आता है, बट ये हुआ है 45 दिन के अंदर एमएसएमईडी एक्ट के तहत। ये जो पेमेंट हुआ है भले ही दूसरे साल हुआ लेकिन एमएसएमईडी एक्ट के तहत हुआ है। अगर इस केस में भी अगर आपको ऐसा सिचुएशन आता है, खरीदी खर्चा एक साल हुआ लेकिन पेमेंट दूसरे साल हुआ लेकिन एमएसएमईडी एक्ट के तहत, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको उसी साल खर्चा मिल जाएगा जिस साल आपने खर्चा किया हुआ है। मतलब आपका जो एक्सपेंसेस अलाउंस है 23-24 में ही हो जाएगा इन द ईयर ऑफ परचेज। जिस साल खरीदी हुई है या जिस साल खर्चा हुआ है उसी साल आपको बाद मिल जाएगा। उस केस में आपको कोई तकलीफ आने वाली नहीं है, कोई भी तकलीफ आपको आने वाली नहीं है। तकलीफ कब आएगी? तकलीफ तभी आएगी जब आपका खरीदी एक साल हुआ है या खर्चा एक साल हुआ है। मान लीजिए तीसरे केस में 20 फरवरी 2024 जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आता है, आपका पेमेंट हुआ है 20 मई 2024 जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आता है। अभी खरीदी या खर्चा एक साल हुआ है 23-24 20 फेब 2024, और पेमेंट दूसरे साल हुआ है 24-25 20 मई 2024। इस केस में भी मान लेते हैं कि आपके जो सप्लायर है, जो माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेस है, उन्होंने आपको टाइम दिया था 120 दिन का। जब कभी उन्होंने 45 दिन से ज्यादा टाइम दिया तो आप भूल जाइए वो टाइम, आपको याद रखना 45 दिन। अभी इस केस में आपको क्लियरली पता चलेगा आपके सप्लायर ने भली टाइम दिया हुआ था लेकिन आपका पेमेंट 45 दिन के अंदर नहीं हुआ। ये तभी आपको दिक्कत देगा जब खरीदी खर्चा एक साल हुआ है और पेमेंट दूसरा साल हुआ है, और जो पेमेंट हो रहा है वो एमएसएमईडी एक्ट के तहत नहीं हो रहा, उसके टाइम के अंदर नहीं हो रहा है। तो जब खरीदी और खर्चा एक ही साल खरीदी हो रहा है और पेमेंट एक ही साल हो रहा है, तकलीफ नहीं है। खरीदी एक साल हो रहा है, पेमेंट दूसरे साल हो रहा है, एमएसएमईडी एक्ट के तहत हो रहा है, तकलीफ नहीं है। खरीदी एक साल हो रहा है, पेमेंट दूसरे साल हो रहा है, और इट इज नॉट विद इन द टाइम लिमिट ऑफ एमएसएमईडी एक्ट, ये एमएसएमईडी एक्ट के तहत नहीं है, तब आपको दिक्कत देगा
इस केस में आप जो खर्चा 23 चॉइस में हुआ है उस खर्चे का बाद आपको 23 चॉइस में नहीं मिलेगा, आपको चॉइस 25 में ही मिलेगा। सो ये जो खर्चा है आप क्लेम कर सकते हैं ईयर ऑफ पेमेंट के लिए ही। इसका क्लियर मतलब है 23 चॉइस में आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, उसके ऊपर आपका इनकम टैक्स बढ़ जाएगा, और चॉइस 25 में आपका वापस जो खर्चा है इनकम टैक्स के तहत वो घट जाएगा, करस्पॉन्डिंगली प्रोपोर्शनली उसका इनकम टैक्स भी कम आएगा। बट ये एक साल की प्रॉब्लम नहीं है, ये तो रिकरिंग प्रॉब्लम है। दिस साल भर साल यही इश्यू आएगा। जब कभी आप खरीदी या खर्चा कर रहे हो ईयर एंड के अंदर, और जिसका खरीदी खर्चा एक साल हो रहा है, जिसका पेमेंट दूसरे साल होने वाला है, तब आपको ध्यान रखना है कि एमएसएमई एक्ट के तहत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो रहा है तो ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। नहीं हो रहा है तो जिस साल खरीदी या खर्चा किया हुआ है, जिस साल आपके बुक्स में वो खर्चा आया है, उस साल आपको इनकम टैक्स में बाद नहीं मिलेगा, वो वापस आपके प्रॉफिट के साथ ऐड हो जाएगा, आपका इनकम टैक्स बढ़ जाएगा। दूसरे साल जब पेमेंट हो रहा है तब आपका वो खर्चा घट जाएगा, प्रॉफिट घट जाएगा इनकम टैक्स एक्ट के तहत, और उस साल प्रोपोर्शनेटली इनकम टैक्स कम आएगा। बट ये साल भर साल एवरी ईयर एंड में आपको चेक करना ही पड़ेगा। तकलीफ यहां पे है। और एक जनरल पॉइंट आता है इसमें, दो कॉमन जो बिजनेसमैन की अंडरस्टैंडिंग है, दो पॉइंट घूमते रहते हैं कि सेक्शन 43B जो बेसिकली बोलता है कि आप जब पेमेंट करोगे तभी आपको खर्चा मिलेगा, ये भी वही है, उसका एक अंग है। तो इसमें बाकी प्रोविजंस के लिए एक रिलैक्सेशन है कि आप मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 23-24 का पेमेंट उसी साल नहीं करें लेकिन नेक्स्ट ईयर करें, लेकिन आप आईटीआर के ड्यू डेट के पहले कर ले तो आपको तकलीफ नहीं है। बट ये रिलैक्सेशन जो है, ये जो रिलैक्सेशन दिया हुआ है दूसरे पॉइंट्स के लिए सेक्शन 43B में, ये रिलैक्सेशन आपको 43BH के लिए नहीं है। दूसरे पॉइंट्स में क्या होता है, मान लीजिए आपका कोई खर्चा हुआ है 23 चॉइस में और आपने उसका पेमेंट कर लिया हुआ है जून चॉइस, जो आपके ड्यू डेट ऑफ आईटीआर के पहले आता है, क्योंकि 23 चॉइस का ड्यू डेट ऑफ आईटीआर आएगा या तो जुलाई 2024 में, अगर नॉन ऑडिट हो, ऑडिट है तो ऑडिट रिपोर्ट सितंबर चॉइस और आईटीआर अक्टूबर चॉइस, उसके पहले हो गया। तो इस केस में आपका खर्चा या परचेस हुआ है 23 चॉइस और आपने उसका पेमेंट कर दिया हुआ है जून चॉइस, जो कि आपके आईटीआर के ड्यू डेट के पहले है। अगर दूसरा कोई प्रोविजन होता सेक्शन 43B में तो आपको उसका बाद मिल जाता, कोई तकलीफ नहीं, 23 चॉइस में उसका खर्चा मिल जाता। लेकिन सेक्शन 43BH के लिए ये रिलैक्सेशन नहीं है, जो मैं मानता हूं इसमें भी मिलना चाहिए था, बट कारणवश गवर्नमेंट ये रिलैक्सेशन नहीं दे रहा। अगर गवर्नमेंट अभी भी चाहती है बिजनेसमैन को रिलैक्सेशन दे तो एटलीस्ट ये प्रोविजन लेके आ जाए कि इसके लिए कुछ अलग नहीं है। जैसे दूसरे सेक्शन 43B के लिए होता है कि आपको कोई तकलीफ नहीं, उस साल पेमेंट नहीं हो लेकिन नेक्स्ट ईयर आईटीआर के पहले पेमेंट हो चुका है, कोई तकलीफ नहीं। ये वाला रिलैक्सेशन इस प्रोविजन के लिए भी लाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने जब ये कानून बनाया सेक्शन 43BH तो उसमें उन्होंने उल्टा कर दिया कि बोला कि ये जो रिलैक्सेशन है दूसरे पॉइंट्स के लिए 43B में हम इसको नहीं देंगे। इस सिनेरियो में अगर खर्चा हुआ 23 चॉइस और पेमेंट हुआ है चॉइस 25, भले ही वो आईटीआर की ड्यू डेट के पहले हो, लेकिन उसका बाद आपको 23 चॉइस में नहीं मिलेगा, चॉइस 25 में ही मिलेगा। जो कि मैं मानता हूं जरूर गवर्नमेंट को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि बिजनेसमैन को क्या क्या तकलीफें आने वाली है, और इस चीज का वापस इनको जो बाकी पॉइंट्स के लिए रिलैक्सेशन है इस पॉइंट के लिए भी ला लाना चाहिए कि आप कोई तकलीफ नहीं, उस साल नहीं किया लेकिन ड्यू डेट ऑफ आईटीआर के पहले कर लिया है तो हम लोग उसको उसी साल अलाउ कर लेंगे, ईयर ऑफ परचेस या ईयर ऑफ एक्सपेंसेस में ही अलाउ कर लेंगे, पेमेंट में नहीं अलाउ कर लेंगे। ये रिलैक्सेशन इसको मिलना चाहिए था, पर आज जब हमारा ये डिस्कशन हो रहा है आज दिन तक इसका रिलैक्सेशन अभी तक तो नहीं आया है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि गवर्नमेंट इसमें इस चीज का रिलैक्सेशन देते तो जो सारा इश्यू चल रहा है बिजनेस हाउसेस में ये मैक्सिमम 90% कम हो जाएगा। तो जो सबको दिक्कत आ रही है 90 से ज्यादा परसेंटेज कम हो जाएगी। दूसरी चीज, अभी ये तो एक रूमर है कि सारे बिजनेस एंटरप्राइजेस, अभी कुछ बिजनेस एंटरप्राइजेस की ये सोचे तो हम लोग आके अपना खरीदी ही प्लान करेंगे फेब एंड में या मार्च में, तब तो ये प्रोविजन अप्लाई नहीं करेगा। हम लोग नेक्स्ट ईयर कभी भी पेमेंट करें चलेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप फेब एंड में भी खरीदी कर रहे हो या मार्च में भी खरीदी कर रहे हो तो भी ये आपका पेमेंट जो है एमएसएमई एक्ट के तहत ही होना चाहिए। जो 45 दिन या 15 दिन का गैप है उस टाइम लिमिट के अंदर ही होना चाहिए। वो टाइम लिमिट में नहीं रहा क्योंकि आपका आईटीआर या ऑडिट होने वाला बाद में, तो वो तो पक्का डिसअलाउ होगा ही होगा। तो ये कहीं से किसी ने रूमर जनरेट कर दिया कि कोई प्रॉब्लम नहीं,
आप अपनी खरीदी फेब एंड में प्लान कीजिए, मार्च में प्लान कीजिए, तकलीफ की बात ही नहीं है, तो ये सम बच जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप फेब एंड में भी खरीदी प्लान करोगे या मार्च में भी प्लान करोगे और उसका पेमेंट अगर 45 डेज 15 डेज एमएसएमई एक्ट के तहत नहीं हो रहा है, वो आपको जरूर तकलीफ देगा, 100% वो आपको तकलीफ देगा। ये तो एक्चुअली एक रूमर है जो मैं कोशिश करोगे उस रूमर को हटा दो। फिर दूसरे जो बिजनेस एंटरप्राइजेस के जनरली डाउट होते हैं कि यार ये तो बहुत ही खतरनाक प्रोविजन है, तो मेरे को इस प्रोविजन से बहुत ही सावधान होना चाहिए, और क्या मेरे सारे खर्चे और सारे परचेसेस पे इसका इम्पैक्ट होगा? नहीं। आपको ये मान लीजिए कि आपकी क्रेडिटर्स की सूची अगर मान लीजिए 1000 एंट्रीज आ रही है, इतने सारे आपके वेंडर्स है, 100 या 1000 जो भी एक नंबर ले लीजिए, लंबी सूची है, राइट। आपको पहले ये देखना है कि उस क्रेडिटर लिस्ट में कौन से क्रेडिटर्स मैन्युफैक्चरर्स है, कौन से क्रेडिटर्स सर्विस प्रोवाइडर्स है, उसी लिस्ट को निकालना है। मान लीजिए आपकी क्रेडिटर्स की लिस्ट, लायबिलिटीज की लिस्ट 100 से अधिक या 1000 से अधिक आ रही है, तो उसमें आप क्या कीजिए, आप हटा दीजिए ट्रेडर्स को। जो भी आपका परचेस ट्रेडर से हुआ है, भले वो रिटेलर हो या होलसेलर हो, उसको हटा दीजिए, उसको ये अप्लाई नहीं करेगा, तो उसको पहले तो हटा दीजिए। तो आपकी क्रेडिटर्स की लिस्ट, लायबिलिटीज की लिस्ट थोड़ी कम हो जाएगी। हम बात करें क्रेडिटर्स या लायबिलिटीज लिस्ट जो एज ऑन डेट है या फिर 31 मार्च में, आपको तकलीफ कहां देगा? तो आप पहले तो उसको हटा दीजिए। जो क्रेडिटर की लिस्ट है मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर की, उसको रखिए। जो क्रेडिटर की लिस्ट ट्रेडर की है, उसको आप हटा दीजिए, उसको रिमूव कर लीजिए, उसको ये तकलीफ नहीं देगा। उसमें भी अगर मैन्युफैक्चर सर्विस प्रोवाइडर पे लिए, तो सारे मैन्युफैक्चर सर्विस प्रोवाइडर की लिस्ट की जानकारी रखने की जरूरत नहीं है। आप उसमें से खाली वो ही मैन्युफैक्चर सर्विस प्रोवाइडर पकड़िए जो माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेस हो। अभी आपके दिमाग में डाउट आएगा कि ये माइक्रो एंटरप्राइज या स्मॉल एंटरप्राइज होता क्या है? देखो, माइक्रो एंटरप्राइज का डेफिनेशन अलग होता है, उनकी एक लिमिट अलग होती है और स्मॉल की अलग होती है। माइक्रो एंटरप्राइजेस का टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम होता है, और स्मॉल एंटरप्राइजेस में टर्नओवर आपका 50 करोड़ से कम होना चाहिए और इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 10 करोड़ से कम होना चाहिए। बट कुल मिला के आपको कौन माइक्रो है कौन स्मॉल है वो ध्यान रखने की जरूरत नहीं। भले ही वो माइक्रो हो या स्मॉल हो, आपको क्या ध्यान में रखना है, वो मैन्युफैक्चर सर्विस प्रोवाइडर का टर्नओवर 50 करोड़ से कम होना चाहिए, और उस टर्नओवर में एक्सपोर्ट की गिनती नहीं होगी। मतलब आपको टर्नओवर लेना है पर एक्सपोर्ट को हटा देना है, एक्सपोर्ट को काउंट नहीं करना है। मान लीजिए एक्सपोर्ट टर्नओवर, नॉर्मल टर्नओवर 40 करोड़ है और एक्सपोर्ट टर्नओवर 20 करोड़ है, तो 20 करोड़ का हटा दीजिए, आपको 40 करोड़ ही देखना है। आपको क्या करना है, टर्नओवर को चेक करना है, उनके टर्नओवर को, उनका टर्नओवर होना चाहिए 50 करोड़ के अंदर, लेस देन 50 करोड़, लेस देन 50 करोड़। और उनका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, जो आप इनकम टैक्स एक्ट के तहत जाओगे, रिटर्न डाउन वैल्यू एज पर इनकम टैक्स, उसका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 10 करोड़ से कम होना चाहिए, 10 करोड़ से कम। तो उस साल जिस मैन्युफैक्चर सर्विस प्रोवाइडर का टर्नओवर 50 करोड़ से कम है, और दोनों ही कंडीशन आपको देखना पड़ेगा, और ये हिंदी वाला और है एंड, इंग्लिश में एंड, ये दोनों ही कंडीशन साथ में देखनी पड़ेगी। उस बंदे की प्लांट एंड मशीन में कॉस्ट इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम है। मान लीजिए किसी बंदे का, किसी मैन्युफैक्चरर का टर्नओवर 60 करोड़ है, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 5 करोड़ है, फिर भी वो माइक्रो स्मॉल में नहीं आएगा, आपको तकलीफ नहीं है, उसको हटा दीजिए। मान लीजिए किसी और मैन्युफैक्चरर का टर्नओवर 40 करोड़ है, पर प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट मान लीजिए उसका 20 करोड़ है, तभी तकलीफ की जरूरत नहीं, उसको भी हटा दीजिए। जिस मैन्युफैक्चर सर्विस प्रोवाइडर का टर्नओवर 50 करोड़ से कम है एंड जिसका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 10 करोड़ से कम है, उसी लिस्ट को लेना। तो एक्चुअली अगर आपकी सूची बहुत बड़ी है, उसमें से पहले तो ट्रेडर्स को हटा दीजिए, बाकी बचे मैन्युफैक्चर सर्विस प्रोवाइडर। उस मैन्युफैक्चर सर्विस प्रोवाइडर में भी आपको किसको लेना है, जिस मैन्युफैक्चर सर्विस प्रोवाइडर का टर्नओवर 50 करोड़ से कम है एंड जिस मैन्युफैक्चर सर्विस प्रोवाइडर का इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी जो इनकम टैक्स एक्ट के तहत है, रिटर्न ऑन वैल्यू 10 करोड़ से कम है, उसी लिस्ट को लेना है। तो आपका काम बहुत ही सिंपल हो जाएगा। बड़ी लिस्ट थी आपकी क्रेडिटर्स या लायबिलिटीज और एक्सपेंसेस की, उसमें से ट्रेडर्स को हटा दिया, उसमें से बड़े मैन्युफैक्चरर्स, बड़े सर्विस प्रोवाइडर को हटा दिया। कुल मिला के जिस मैन्युफैक्चर सर्विस प्रोवाइडर का टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है, एक्सपोर्ट को छोड़ के, वो तो आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जिस मैन्युफैक्चर सर्विस प्रोवाइडर का इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी
के अंदर इनकम टैक्स एक्ट के तहत 10 करोड़ से ज्यादा है, उसका भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं, आपको चिंता होगी छोटे मैन्युफैक्चरर्स, छोटे सर्विस प्रोवाइडर्स की, तो आपको ट्रेडर कोई तकलीफ नहीं देने वाला, उसको आप कभी भी पेमेंट कीजिए। बड़े मैन्युफैक्चरर्स, बड़े सर्विस प्रोवाइडर्स, कभी भी पेमेंट कीजिए आप उनको, कभी भी, वो 45 दिन 15 दिन की दिक्कत नहीं है, उन सबको हटा दीजिए। तो आपको अभी लिस्ट मिलेगी, जो बैलेंस क्रेडिटर्स है, लायबिलिटीज है, वो मिलेगी आपके छोटे मैन्युफैक्चरर्स, छोटे सर्विस प्रोवाइडर्स, उन्हीं को आपको पेमेंट करना है 45 दिन या 15 दिन के अंदर। तो आपके दिमाग में एकदम सिंपल रख लीजिए कि मेरे को सारे पार्टीज को पेमेंट करना है 45 दिन 15 दिन के अंदर, ऐसा नहीं है। ट्रेडर्स को कभी भी पेमेंट कर सकते हो, ये कानून अप्लाई नहीं करेगा। बड़े मैन्युफैक्चरर्स, बड़े सर्विस प्रोवाइडर्स को आप कभी भी पेमेंट कर सकते हो, ये कानून अप्लाई नहीं करेगा। ये कानून खाली छोटे मैन्युफैक्चरर्स या छोटे सर्विस प्रोवाइडर्स है, जो आपके वेंडर्स है, उनको आपको पेमेंट 45 दिन या 15 दिन के अंदर एमएसएमई एक्ट के तहत करना पड़ेगा, नहीं तो उसका आपको बेनिफिट या खर्चा ईयर ऑफ परचेस में नहीं मिलेगा, आपको बेनिफिट या खर्चा ईयर ऑफ पेमेंट में ही मिलेगा। तो ये दिमाग में क्लियर कर लीजिए। अगर ये पॉइंट जब मैं कह रहा हूं, तो बहुत बिजनेस हाउसेस इस पॉइंट को थोड़ा कंफ्यूजन ट्रेंड में ले लेते हैं। अच्छा, मैं ट्रेडर हूं या फिर मेरा टर्नओवर बहुत ही बड़ा है, तो मेरे को ये कानून अप्लाई नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। आपको आपका टर्नओवर नहीं देखना है, आप क्या कर रहे हो वो नहीं देखना। आप भली ट्रेडर हो, मैन्युफैक्चरर हो या सर्विस प्रोवाइडर हो, आप भली माइक्रो एंटरप्राइज हो या स्मॉल एंटरप्राइज हो या मीडियम मतलब उससे बड़ा, लेकिन सब 250 करोड़ से छोटा टर्नओवर, या प्लांट एंड मशीन में 50 करोड़ से छोटा इन्वेस्टमेंट, भली वो मीडियम हो या बड़ा हो, माइक्रो स्मॉल के लिए अप्लाई करेगा, मीडियम और बिग के लिए अप्लाई नहीं करेगा। तो मैं कौन हूं, रिलेवेंट नहीं है। तो ये वापस एक जनरल डाउट है, तो मेरा क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं ट्रेडर हूं, मैन्युफैक्चरर हूं, सर्विस प्रोवाइडर हूं, रिलेवेंट है ही नहीं, ये आपके काम का है ही नहीं। आप कौन हो ये आपको मैटर नहीं करना करेगा, और आप कितने बड़े हो, माइक्रो हो, स्मॉल हो, मीडियम हो या बिग हो, वो भी मैटर नहीं करेगा। फिर क्या मैटर करेगा, आपका सप्लायर या वेंडर कौन है। तो आप जब ये कानून अपने लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आप भली ट्रेडर हो फिर भी आपको अप्लाई करेगा। आपको क्या देखना है, आपका सप्लायर या वेंडर कौन है वो देखना है। तो इसमें बहुत बिजनेस एंटरप्राइजेस ये कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है मैं तो ट्रेडर हूं ना, तो फिर मेरे को ये कानून अप्लाई नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। अच्छा, मैं ट्रेडर हूं या मैन्युफैक्चरर सर्विस प्रोवाइडर हूं, और मैं तो बड़ा ट्रेडर हूं, बड़ा मैन्युफैक्चरर हूं, बड़ा सर्विस प्रोवाइडर हूं, मेरे को ये कानून अप्लाई करना, ऐसा नहीं है। आप कौन हो, आपका टर्नओवर क्या है, वो रिलेवेंट ही नहीं है। आप जिसको पेमेंट करने वाला हो वो कौन है, वो रिलेवेंट है। तो आपको किसका स्टेटस देखना है, जब ये कानून आप अपने लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको आपका स्टेटस नहीं देखना है, आपको आपके वेंडर या सप्लायर का स्टेटस देखना है 43BH के लिए, ना कि आपका स्टेटस। भले ही आप ट्रेडर हो, भले ही आपका टर्नओवर बहुत ही बड़ा हो, फिर भी ये कानून आपको अप्लाई करेगा। आपको क्या ध्यान में रखना, आपका सप्लायर कौन है या आपका वेंडर कौन है। अगर वो ट्रेडर है तो उसको पेमेंट कभी भी कर सकते हो, वो बड़ा मैन्युफैक्चरर है, बड़ा सर्विस प्रोवाइडर है, उसको पेमेंट कभी भी कर सकते हो। अगर वो छोटा मैन्युफैक्चरर, छोटा सर्विस प्रोवाइडर है, तो उसको आपको पेमेंट करना पड़ेगा 45 डेज या 15 डेज, 45 दिन या 15 दिन एमएसएमई एक्ट के तहत आपको पेमेंट करना पड़ेगा। आपको आपका स्टेटस नहीं देखना, आपको आपके सप्लायर या वेंडर का स्टेटस देखना है। सो ये जनरल कंफ्यूजन बिजनेस हाउसेस में है, ये FAQ 4 में क्वेश्चन नंबर 4 में लिया हुआ है। फिर बाकी जो रिलेटेड, ये तो एक्चुअली बेसिक हो गया आपका 43BH का। फिर छोटे छोटे डाउट्स आके बिजनेस एंटरप्राइजेस का, ये जो हमने FAQ तैयार किए हैं लगभग 15 क्वेश्चंस, ये सारे जो लास्ट 1 महीने में क्वेश्चंस आए हैं उसकी सूची बना दी गई, फिर उसमें जो जो पॉइंट्स है वो लिख लिए गए, फिर कानून वापस देखा गया और उसमें हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमने डाल दी है। फिर दूसरा डाउट आता है, भाई मेरा सप्लायर तो मैन्युफैक्चरर या वेंडर है जो छोटा है, माइक्रो या स्मॉल माइक्रो मैन्युफैक्चरर सर्विस प्रोवाइडर है, बट वो MSME में रजिस्टर्ड ही नहीं है, उसके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं है, फिर क्या ये मेरे को कानून अप्लाई करेगा क्या। तो अभी बात कर रहे हैं, ट्रेडर को हटा दिया लिस्ट से, क्रेडिटर्स लायबिलिटीज की लिस्ट से हटा दिया, बड़े मैन्युफैक्चरर बड़े सर्विस प्रोवाइडर को हटा दिया। अगर आपका जो मैन्युफैक्चरर है वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, छोटा मैन्युफैक्चरर है, छोटा सर्विस प्रोवाइडर, लेकिन वो उद्यम, उसके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं है, तो टेक्निकली स्पीकिंग, टेक्निकली की बात करें तो उसके लिए हम आर्ग्यू कर सकते हैं कि इसमें 43BH अप्लाई नहीं करेगा, तो फिर आप कभी भी पेमेंट करो, आपको कोई दिक्कत नहीं। बट हमारी राय ये है कि भली वो रजिस्टर नहीं है, टेक्निकली वो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस नहीं माना जाएगा, बट बनती कोशिश आप 45 डेज या 15 डेज के अंदर पेमेंट कीजिए, ताकि आपको आगे नोटिस आए तो आपको तकलीफ ना हो। अगर ये भी नहीं कर पा रहे तो उसका और एक सोल्यूशन है,
भाई इसको हम लोग नहीं कर पा रहे, तो और एक बेटर सॉल्यूशन है, आप उनसे डिक्लेरेशन ले लीजिए कि वो एमएसएमई नहीं है, क्योंकि वो उसके अंदर रजिस्टर्ड ही नहीं है, तब आप कभी भी पेमेंट कीजिए। अगर कुल मिला के मैं इसकी बात करूं तो आपको एक्चुअल में तकलीफ इससे होगी, अगर अगर कोई आपका क्रेडिटर या कोई आपकी लायबिलिटीज फॉर एक्सपेंसेस, अगर आप अपनी लिस्ट निकाल रहे हो क्रेडिटर्स की या लायबिलिटीज फॉर एक्सपेंसेस की, आपकी क्रेडिटर्स की लिस्ट या लायबिलिटीज की लिस्ट निकाल रहे हो, उसमें अगर कोई ट्रेडर है तो उसको तो हटा दीजिए, कानून लागू ही नहीं होगा। अगर कोई बड़ा मैन्युफैक्चरर है या बड़ा सर्विस प्रोवाइडर है उसको भी हटा दीजिए। अगर कोई छोटा मैन्युफैक्चरर है, अगर कोई आपका उस सूची में छोटा मैन्युफैक्चरर है या छोटा सर्विस प्रोवाइडर है, उसको भी अगर, और प्लस वो उसके पास एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसने एमएसएमई कानून के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं लिया हुआ है, उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं लिया हुआ है, तभी भी आपको एक्चुअल में तकलीफ नहीं, बट बेटर है कि आप डिक्लेरेशन लेके रखिए। हमारी राय तो यही है कि अगर वो छोटा है, भले उसके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, बेटर आप 45 डेज 15 डेज के अंदर पेमेंट कर लीजिए। नहीं हो रहा तो एटलीस्ट उसे डिक्लेरेशन लेके रख लीजिए कि वो एमएसएमई नहीं है। इन तीनों में एक्चुअल में आपको तकलीफ है ही नहीं, ये 43 भी अप्लाई नहीं करता। तो तकलीफ मेजरली कहाँ है? जो बंदा छोटा मैन्युफैक्चरर है या छोटा सर्विस प्रोवाइडर है और उसने एमएसएमई रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, सो जो बंदा छोटा मैन्युफैक्चरर है या फिर छोटा सर्विस प्रोवाइडर है और उसने एमएसएमई रजिस्ट्रेशन लेके लगा है, मतलब उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर, उसको हम बोलाते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर लेके रखा हुआ, उनको आपको 45 डेज या 15 डेज के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो वो आपको तकलीफ दे सकता है, वो आपको एक्चुअली तकलीफ दे सकता है, तो उस लिस्ट में ही आपको तकलीफ है। अभी फिर दूसरा क्वेश्चन आता है जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। एक बंदा बेसिकली ट्रेडर है, एक छोटा माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेस है, जो आपका सप्लायर या वेंडर है वो माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेस है, जो उद्यम रजिस्ट्रेशन भी लेके रखा हुआ है, बट वो बेसिकली ट्रेडर है। तो जनरली जब हम डिस्कस करते हैं ट्रेडर को आपको तकलीफ रहने की जरूरत नहीं है, बट इस केस में वो ट्रेडर है और थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग भी करता है डायरेक्टली या फिर जॉब वर्क के थ्रू, भले आप डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हो सप्लायर या फिर वो डायरेक्ट जॉब वर्क के थ्रू कर रहा है, वो मैन्युफैक्चरर माना जाएगा। वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है या जॉब वर्क के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, वो माना जाएगा तो मैन्युफैक्चरर, या फिर वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो जो बंदा बेसिकली ट्रेडर है उसका 80% धंधा ट्रेडिंग है, एक 10-20% उसका धंधा मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस प्रोवाइडिंग है इंक्लूडिंग जॉब वर्क। तो उसमें क्या होगा? तो जनरल माइंड क्या बोलेगा, ठीक है भाई जितना हमने ट्रेडिंग के रिलेटेड खरीदी का हो उसमें तो अपने को दिक्कत नहीं है, जो सर्विस के रिलेटेड है या मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड है उसमें 45 दिन या 15 दिन में पेमेंट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। इस केस में जो बंदा ट्रेडर भी है, मैन्युफैक्चरर भी है और ट्रेडर भी है, सर्विस प्रोवाइडर भी है, जो बंदा रजिस्टर्ड है और वो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज है, उस केस में भले ही आपने उससे माल खरीदा हो ट्रेडर के रूप में या भले ही उससे आपने माल लिया हो मैन्युफैक्चरर के रूप में या सर्विस प्रोवाइडर के रूप में, सारे ही पेमेंट्स में 43 बी है अप्लाई करेगा। मतलब मान लीजिए मैंने आपसे माल खरीदा है, आप ट्रेडर हो, तो आपका जो मैंने 1 करोड़ का माल आपसे लिया उसमें से 80 लाख ट्रेडिंग के रिलेटेड था और 20 लाख मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस प्रोवाइडिंग था, पूरे 1 करोड़ पे ये 43 बी अप्लाई करेगा। तो जब भी आप आगे वाले पार्टी से पूछ रहे हो कि आप कौन हो, तो अगर वो बोल रहा है वो ट्रेडर है, तो नेक्स्ट सवाल कीजिए कि आपने एमएसएमई रजिस्ट्रेशन लेके रखा हुआ है क्या? वो अगर बोलेगा हाँ, तो आप उसका एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर, उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर मंगवाइए, चेक कीजिए कि उसने वहां पे क्या लिखा हुआ है। इसके रिलेटेड नेक्स्ट डाउट आता है, हमने उस बंदे से पूछा कि वो कौन है, वो टेक्निकली ट्रेडर, उसका 100% ट्रेडिंग है। जब हमने उससे उसका एमएसएमई नंबर या उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर मंगवाया तो उसने लिखा हुआ मैन्युफैक्चरर। अभी क्या होगा? अभी बेसिकली ये कानून अप्लाई होगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने सप्लायर या वेंडर को बोल सकते हो कि आप प्लीज अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर को अमेंड करवाइए। अगर उसने कुछ गलत इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, वो है ट्रेडर पर उसने लिखा हुआ है
मैन्युफैक्चर, तो उसको बोलिए आप प्लीज अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर अमेंड करवाइए। और मान लीजिए वो बंदा कोई बेनिफिट ले ही नहीं रहा है एमएसएमई का, और वो बंदा भले मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, लेकिन आप उसको क्लियरली बोल रहे हो कि भाई हम आपसे माल तभी खरीदेंगे तब आप एमएसएमई में नहीं हो, तो क्या वो बंदा जो सप्लायर वेंडर अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल कर सकता है? हाँ, वो अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल भी कर सकता है। अमेंडमेंट का भी प्रावधान है, कैंसिलेशन का भी प्रावधान है। बट एक चीज, जब आप अपने सप्लायर या वेंडर को बोल रहे हो कि अगर हम आपसे माल खरीदेंगे तो आपके पास एमएसएमई नंबर होना ही नहीं चाहिए, हम आपसे डिक्लेरेशन लेके रख लेंगे, तो उस केस में उस बंदे को, सप्लायर वेंडर को ये भी ध्यान रखना है कि उसने उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर के तहत कोई और बेनिफिट नहीं लिया हुआ, जैसे सब्सिडी नहीं ली हुई है, जैसे बैंक लोन नहीं लिया हुआ है। तो जो सामने वाला बंदा या आप अगर कैंसिल करो, मान लीजिए आपका कस्टमर बोल रहा है आपको, क्योंकि आपके लिए आपका सप्लायर रिलेवेंट है, आपके कस्टमर आपके पीछे पड़ेंगे, वो बोल रहा है कि आपने उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर लेके रख लिया हुआ है, हमको आप अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल कर लीजिए, उसका प्रूफ दीजिए, तब वही हम आपसे माल खरीदने वाले हैं। आपका कस्टमर आपको बोले, क्योंकि आपके कस्टमर के लिए आप सप्लायर वेंडर हो। कैंसिल करने से पहले एक चीज देख लीजिए कि आपने कोई बेनिफिट लिया हुआ है क्या उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर का, वो सब्सिडी हो या फिर लोन का बेनिफिट हो। अगर वो लिया हो तो आप कैंसिलेशन मत जाइए। हाँ, अमेंडमेंट जरूर करवा सकते हैं। मान लीजिए बेसिकली बंदा ट्रेडर है पर उसने उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर में मैन्युफैक्चर लिखवा दिया, तो वो जरूर अमेंड करवा सकता है, उसमें कोई बेसिक तकलीफ। वहां पे भी अमेंडमेंट करते वक्त भी ध्यान रखिए कि आपने जो दूसरे बेनिफिट लिए हुए एमएसएमई एक्ट के तहत, वो ट्रेडर के रूप में लिए हुए या मैन्युफैक्चर के रूप में लिए हुए। अमेंडमेंट कैंसिलेशन का प्रावधान है, आपको ये खाली ध्यान रखना है आपके सप्लायर या वेंडर को, या आप खुद को जब आप अपने कस्टमर को माल बेच रहे हो, अमेंडमेंट कैंसिलेशन के पहले आप चेक कर लीजिए कि आपने कोई दूसरा बेनिफिट लिया हुआ नहीं लिया हुआ, उसके बाद में अमेंडमेंट कैंसिलेशन हो सकता है। फिर दूसरा ये बिजनेस एंटरप्राइजेस का डाउट है, ये भी जो FAQ 8 है, ये एक्चुअली हमने उठाया हुआ है एक रूमर के तहत। एक रूमर आया था कि ये MSME एक्ट जो छोटे मैन्युफैक्चर, छोटे सर्विस प्रोवाइडर को कवर कर रहा है, वो सारे मैन्युफैक्चरर्स को कवर नहीं करता, ये सारे मैन्युफैक्चरर्स को अप्लाई करता नहीं करता। अगर आप एंटरप्राइज का डेफिनेशन देखोगे MSME एक्ट के तहत, तो उन्होंने डिफाइन किया हुआ है एंटरप्राइज को जो मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन में है, कोई भी इंडस्ट्री में, जो फर्स्ट शेड्यूल में दिया हुआ है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और रेगुलेशन एक्ट 1951 के तहत। जब आप उसका फर्स्ट शेड्यूल निकालोगे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951, तब आप बड़ी लिस्ट देखोगे। अगर आपने फर्स्ट शेड्यूल देखा उसका, उसमें ऑलमोस्ट सारे इंडस्ट्रीज है, बड़ी लिस्ट है, सारे इंडस्ट्रीज, लगभग सारे इंडस्ट्रीज है। तो आपके लिए ये कौन सा मैन्युफैक्चर देखने की जरूरत नहीं। अगर आपने परचेज किया हुआ किसी मैन्युफैक्चरर के लिए, आप ये अज्यूम करके चलिए कि MSME एक्ट सारे मैन्युफैक्चरर को अप्लाई करता है। आपको खाली ये चेक करना है कि ये बड़ा मैन्युफैक्चरर या छोटा मैन्युफैक्चरर। बड़ा है तो तकलीफ है नहीं, आप कभी भी पेमेंट कीजिए, छोटा है तो आपको उसमें पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो एक रूमर आया था कि अगर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर है, टेक्सटाइल सेक्टर में ये कानून अप्लाई नहीं करता। नहीं, जाके फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट देखिए, उसमें टेक्सटाइल भी कवर्ड है। तो ये रूमर हटाने के लिए हमने एक पॉइंट लाया हुआ है, बेसिकली ये सारे मैन्युफैक्चरर्स को अप्लाई करता है। अगर आपने कोई खरीदी की हुए मैन्युफैक्चर से, ये कानून अप्लाई करेगा। आपको यही चेक करना है कि वो बड़ा मैन्युफैक्चर है, कोई तकलीफ की बात नहीं। छोटा है तो ये कानून लागू करेगा। फिर दूसरे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी बेसिकली जो बिजनेस हाउसेस के डाउट से उससे ही निकाला हुआ है। क्या ये कानून, जब हम ईयर एंड में बहुत सारे बिजनेस हाउसेस इंटरेस्ट और कमीशन का प्रोविजन डालते हैं, जो भी उनका ब्याज है वो ईयर एंड में सेटल होता है, और कमीशन का सेटलमेंट जनरली ईयर एंड में होता है। जो इंटरेस्ट कमीशन के लिए ये कानून अप्लाई करेगा, क्योंकि वो सर्विस है। आपको इसके लिए आपको वापस एंटरप्राइज की डेफिनेशन समझनी पड़ेगी MSME एक्ट के तहत, जहां पे उन्होंने लिखा हुआ है एंटरप्राइज मींस एनी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग या बिजनेस कंसर्न या कोई एस्टैब्लिशमेंट, उसका कोई भी नाम हो। उसके बाद वो डेफिनेशन चलता रहता है, जो मैन्युफैक्चरिंग की बात करता है और सर्विस सेक्टर की भी बात करता है। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, बिजनेस कंसर्न या एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट। तो इसका एक क्लैरिफिकेशन निकल के आता है। जो बंदा, एक इंडिविजुअल, हम बात करें खाली इंडिविजुअल की, हम बात फर्म या कंपनी की नहीं करते, जो इंडिविजुअल अपना ब्याज ले रहा है या कमीशन ले रहा है बिना एस्टैब्लिशमेंट के, एस्टैब्लिशमेंट तो उसके पास कोई ऑफिस है नहीं। जिस बंदे को आप इंटरेस्ट दे रहे हो या कमीशन दे रहे हो, उसके पास कोई एस्टैब्लिशमेंट है नहीं। पहले तो वो होना चाहिए इंडिविजुअल। दूसरा, उसके पास कोई एस्टैब्लिशमेंट है नहीं, तो वो MSME के डेफिनेशन में, एंटरप्राइज के डेफिनेशन में फॉलो ही नहीं करेगा।
हालांकि हमारी राय तो यही है, इंटरेस्ट और कमीशन हो, बेटर हो सके उतना आप 45 डेज 15 डेज टाइम लिमिट के अंदर पेमेंट कीजिए। अगर नहीं हो पा रहा तो आप चेक कीजिए, जिसको आप पेमेंट करो वो इंडिविजुअल होना चाहिए और उसके पास कोई एस्टैब्लिशमेंट नहीं होनी चाहिए, कोई ऑफिस नहीं होनी चाहिए, तब कोई तकलीफ की बात नहीं। तब एक बार आप डिफेंस ले सकते हो, फाइट कर सकते हो कि ये कानून अप्लाई नहीं करता क्योंकि इसके पास एस्टैब्लिशमेंट है ही नहीं। पर अगर वही इंटरेस्ट या कमीशन आप दे रहे हो उस इंडिविजुअल को जिसके पास एस्टैब्लिशमेंट है, एस्टैब्लिशमेंट होने का मतलब जीएसटी नंबर होना या नहीं होना नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट होने का मतलब ऑफिस है। जिस बंदे के पास एस्टैब्लिशमेंट है, जिसके पास ऑफिस है, जो बिजनेस भी कर रहा है और इंटरेस्ट भी कमा रहा है, कमीशन भी कमा रहा है, उसके पास एस्टैब्लिशमेंट है, या किसी जो इंटरेस्ट या कमीशन आप कोई फर्म को दे रहे हो, कंपनी को दे रहे हो, उसमें 43B जरूर लागू होगा। जब आप कभी इंटरेस्ट का खर्चा या कमीशन का खर्चा डाल रहे हो तो आप अपनी लिस्ट निकाल दीजिए, उसमें से निकालिए कौन कौन बंदा इंडिविजुअल है, उसमें से उनको आप जनरली आप दे रहे हो तो आपको आइडिया होगा उनके पास एस्टैब्लिशमेंट है या नहीं है। उनका खाली इनकम इंटरेस्ट या कमीशन है और वो सारा काम फोन पे ही करते हैं तो एस्टैब्लिशमेंट नहीं है। उनको आप पेमेंट बनती कोशिश 45 डेज 15 डेज के अंदर कीजिए, नहीं होगा तो भी फाइट कर सकते हैं, उसको डिफेंड कर सकते हैं, क्योंकि हम उसको बोलते हैं कि ये एमएसएमई है ही नहीं, एंटरप्राइज है ही नहीं। बट जिस इंडिविजुअल को आप इंटरेस्ट कमीशन दे रहे हो वो कोई दूसरा बिजनेस भी कर रहा है, वहां पे जीएसटी नंबर होना या नहीं होना रिलेवेंट नहीं है, वो दूसरा उसके पास एस्टैब्लिशमेंट भी है, या फिर ये इंटरेस्ट या कमीशन आप किसी फर्म या कंपनी को दे रहे हो, तब 43BH लागू होगा। आपको पेमेंट 45 डेज 15 डेज के अंदर करना ही पड़ेगा। अगर वो स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर है तो करना ही पड़ेगा। तो ये था आपका FAQ 9। दूसरा क्वेश्चन जो वापस, ये सारे क्वेश्चन बिजनेस एंटरप्राइजेस की डाउट से, क्या ये कानून कैपिटल गुड्स के लिए भी अप्लाई करेगा क्या? क्योंकि कैपिटल गुड्स का खर्चा हम लोग पूरा ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं डालते। तो मान लीजिए अगर आपने कैपिटल गुड्स परचेज किए हुए किसी स्मॉल मैन्युफैक्चरर से और उसका पेमेंट आपने नहीं दिया हुआ है 43BH और MSMED एक्ट के टाइम लिमिट के अंदर, विच मींस 45 डेज 15 दिन के अंदर, 45 दिन 15 दिन के अंदर आपने पेमेंट नहीं किया हुआ, खर्चा एक साल, कैपिटल गुड्स एक साल खरीदा हुआ है लेकिन उसका पेमेंट दूसरे साल हुआ है, 45 डेज 15 डेज के अंदर नहीं हुआ है, तब पूरा कैपिटल गुड्स, मान लीजिए कैपिटल गुड्स की वैल्यू 10 करोड़ है, डिप्रिसिएशन खाली बन के आ रहा है 15 लाख, तो जो 15 लाख पीएनएल में आ रहा है उसका अलाउंसेस आपको नहीं मिलेगा। वो डिप्रिसिएशन कैपिटल गुड्स आप जिस साल खरीदी के वो नहीं मिलेगा, आपको ईयर ऑफ पेमेंट में मिलेगा। पर इस चीज को समझ लीजिए, अगर आप डिप्रिसिएशन का प्रोविजन लेते हो सेक्शन 32 वो बोलता है कि डिप्रिसिएशन मैंडेटरी है, तो इसमें थोड़ा इश्यू या डिबेट आ सकता है। फिर भी मोटा मोटी तौर पे ये कानून सारे खर्चे के लिए अप्लाई करता है, कैपिटल गुड्स के भी अप्लाई करता है। कैपिटल गुड्स भले ही आपने पीएनएल में नहीं डालते हो, आप बैलेंस शीट में डाल दो, लेकिन उसका एक अंश जो एक पार्ट है डिप्रिसिएशन वो जरूर पीएनएल में आएगा और उस पे ऊपर डिपार्टमेंट जरूर आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। सो अगर आपने कैपिटल गुड्स भी खरीदा हुआ है तो भी बनती कोशिश मेक श्योर दैट आपका पेमेंट MSMED एक्ट के तहत टाइम लिमिट के अंदर या तो उसी साल में हो जाए, कोई तकलीफ नहीं, या दूसरे साल में हो रहा है तो MSMED एक्ट के तहत 45 डेज 15 डेज के अंदर हो जाए, नहीं तो जो डिप्रिसिएशन आप क्लेम कर रहे हो वहां पे आपको तकलीफ आ सकती है। फिर दूसरा पॉइंट, जो ये छोटे छोटे बिजनेस हाउसेस होते हैं उनके डाउट है, भाई मैं तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जा रहा हूं, मैं तो 44AD के अंदर जा रहा हूं, 8% 6% के अंदर जा रहा हूं, तो मेरे को ये 43BH अप्लाई करेगा? उनके लिए एक रिलीफ है, नहीं, जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन 8% 6% के अंदर जा रहे हैं उनको इसकी तकलीफ करने की जरूरत नहीं, उनका पेमेंट कभी भी हो, वो इस प्रोविजन से उनको ये प्रोविजन उसको अप्लाई नहीं करेगा, तकलीफ नहीं देगी, प्राइमा फेसी ये प्रोविजन उनको अप्लाई नहीं करेगा। बट देखिए नोटिस जब आएगा ट्रबल देने वाला, तो इन लोगों को भी ये राय है कि बनती कोशिश आप टाइम लिमिट के अंदर पेमेंट कर लीजिए। बट अगर टेक्निकली आर्ग्यू करें तो नहीं, सेक्शन 43BH 44AD जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है उसको अप्लाई नहीं करेगा, आप अपना केस डिफेंड कर सकते हो वहां पे। फिर अगला क्वेश्चन जो बन के आता है, अगेन ये तो सारे बिजनेस एंटरप्राइजेस के दिमाग में फिट है कि ये कानून ठीक है, मेरे को पूरा ये कानून समझ में आ गया, आपने पूरी उसकी हिस्ट्री बता दी, कैसे अप्लाई करता है, क्या होता है क्या नहीं होता, बट क्या ये ओपनिंग बैलेंस के लिए अप्लाई करेगा क्या? जो मेरा बैलेंस 1/4/2023 है उसके लिए अप्लाई करेगा? उसको समझने के लिए हम दो केसेस ले लेते हैं। मान लीजिए आपका ओपनिंग बैलेंस 1/4/2023 को 2 करोड़ था, फिर 23 चॉइस में ना तो कोई परचेस है ना तो कोई पेमेंट है, तब तो ये आपका जो ओपनिंग बैलेंस है वही क्लोजिंग बैलेंस है, तो 43BH अप्लाई नहीं करेगा,
क्योंकि इस साल आपने कोई नया खर्चा किया ही नहीं, ये फर्स्ट टाइम कानून अप्लाई कर रहा है 23-24 में, तो आपको ये डाउट जरूर आएगा ओपनिंग बैलेंस के लिए। उसके बाद तो ये डाउट रिलेवेंट नहीं रहेगा, पर फर्स्ट ईयर में जरूर आएगा। आपको ये समझना है कि 23-24 का ओपनिंग बैलेंस 2 करोड़ था 1/4/2023 को, ना तो आपका कोई परचेज हुआ है 23-24 में, ना तो पेमेंट हुआ है, तब तो कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि इस साल कोई परचेज हुआ नहीं है। लेकिन मान लीजिए आपका ओपनिंग बैलेंस 1/4/2023 को 2 करोड़ है, आपका 23-24 में परचेजेस 5 करोड़ है और 23-24 में पेमेंट 3 करोड़ है। अभी आपका क्लोजिंग बैलेंस निकल के आएगा, ओपनिंग बैलेंस आपका था 2 करोड़ प्लस परचेसेस 5 करोड़ माइनस पेमेंट 3 करोड़, जो ये क्लोजिंग बैलेंस है 4 करोड़, ये जो भी आपका क्लोजिंग बैलेंस निकल के आ रहा है 4 करोड़, इसके लिए 43BH अप्लाई करेगा, ये कानून अप्लाई करेगा। कारण ये 4 करोड़ आपके परचेसेस से निकले हुआ है। जब भी पेमेंट होता है उसका हमेशा अंडरस्टैंडिंग होती है कि वो आपके पहले ओपनिंग बैलेंस के लिए होगा, फिर करंट ईयर के लिए होगा, फीफो मेथड में जाएंगे। तो आप ये नहीं बोल सकते नहीं मैंने ओपनिंग बैलेंस तो ऐसे के ऐसे रखा हुआ है और करंट ईयर का हो गया, नहीं नहीं, ये कानून 2 करोड़ के नहीं, टोटल 4 करोड़ पे अप्लाई करेगा। क्योंकि ये जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है 4 करोड़, ये सारा का सारा क्लोजिंग बैलेंस आपके करंट ईयर परचेज के रिलेटेड ही है। जो 3 करोड़ पेमेंट हुआ है वो उसमें से 2 करोड़ तो ओपनिंग बैलेंस के लिए पेमेंट हुआ है, फिर 1 करोड़ करंट ईयर के परचेज के लिए हुआ है। सो पूरे 4 करोड़ में ये प्रोविजन आपको तकलीफ देगा, तो ये आपको पक्का ध्यान में रखना है, राइट। सो ये ओपनिंग बैलेंस के रिलेटेड हमारा ये क्लैरिफिकेशन है। फिर नेक्स्ट डाउट आता है जो बहुत ही रेयर सिनारियो में, बट कोई कोई बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को ये तकलीफ दे सकता है, ये कानून क्या डिफेक्टिव गुड्स के लिए कैसे अप्लाई करेगा। तो डिफेक्टिव गुड्स के लिए आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई गुड्स डिफेक्टिव है तो उन्होंने समझ के रखा है गवर्नमेंट को डिफेक्टिव गुड्स हो सकता है, उस केस में वो क्या बोल रहे हैं, डिफेक्टिव गुड्स है तो 15 दिन के अंदर आप इन्फॉर्म कीजिए कि मेरे गुड्स डिफेक्टिव है। आपको सप्लायर को बोले कि ये गुड्स डिफेक्टिव है, 15 डेज के अंदर आप अपने सप्लायर को बोल दीजिए। मान लीजिए 1 मार्च को आपने माल खरीदा, 10 मार्च को आपने बोल दिया कि ये गुड्स डिफेक्टिव है। उसके बाद जो ये 45 दिन 15 दिन का टाइम गैप है, ये जनरली तो 1 मार्च से चालू होता है जब से आपने खरीदी की हुई है, पर अगर डिफेक्टिव गुड्स है तो आप पहले तो ये कीजिए 15 दिन के लिए अंदर इन्फॉर्म कर लीजिए कि ये आके डिफेक्टिव गुड्स है। अगर आपने इन्फॉर्म कर लिया, जो ये 45 डेज से 15 डेज है पेमेंट के लिए, ये 1 मार्च से चालू नहीं होगा। जिस दिन सप्लायर जो डिफेक्ट हटा देता था, मान लीजिए इस केस में सप्लायर ने डिफेक्ट हटाया 28 मार्च को, 28 मार्च, तो ये जो 45 दिन है 15 दिन है 28 मार्च से चालू होगा। नॉर्मली ये चालू हो जाता है 1 मार्च से, जब से आपने खरीदी की। अगर आपने डिफेक्टिव गुड्स और एक कंडीशन है, आपने 15 दिन में इन्फॉर्म कर दिया, तो फिर ये टाइम लिमिट 45 दिन 15 दिन 1 मार्च से चालू नहीं होगी। कब से चालू होगी, ना तो 1 मार्च से चालू होगी जब आपने खरीदा, ना तो 10 मार्च से चालू होगी जब आपने इन्फॉर्म किया है डिफेक्टिव है। ये चालू होगी उस दिन से जब सप्लायर वापस डिफेक्टिव गुड्स को रिप्लेस कर लेता है, उसको ठीक कर देता है। हमारे एग्जाम्पल में हमने अस्यूम किया कि 1 मार्च को खरीदी हुई, 10 मार्च को आपने इन्फॉर्म किया डिफेक्टिव है 15 दिन के अंदर, और डिफेक्ट को रिमूव किया 28 मार्च। तो ये जो 45 दिन है 15 दिन है 28 मार्च से चालू होगा 43BH के लिए। मान लीजिए डिफेक्ट को ही रिमूव किया 4 अप्रैल में, तो फिर वो 4 अप्रैल का माना जाएगा। फिर 4 अप्रैल से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा 45 डेज 15 डेज। बट उस केस में भी खरीदी तो हो गया मार्च में, वो भी केस माना जाएगा खरीदी 1 साल पेमेंट दूसरे साल, तो वो कानून तो अप्लाई होगा। पर हाँ, इसमें रिलैक्सेशन ये 45 डेज 15 डेज 4 अप्रैल से काउंट होगा। अभी आप ये नहीं सोच सकते मैं पूरा ही पेमेंट नेक्स्ट ईयर कभी करूँ, नहीं, क्योंकि खरीदी बुक्स में अभी भी हुई है 1 साल में मार्च के अंदर 23-24 और पेमेंट हुआ है नेक्स्ट ईयर 24-25, तो ये कानून तभी भी अप्लाई करेगा। बट जो हाँ 45 डेज 15 डेज का टाइम है, ये थोड़ा एक आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। चालू 1 मार्च से नहीं होगा, जिस दिन वो डिफेक्ट रिमूव हुआ है तब से होगा। कंडीशन शर्त ये है कि आप वो डिफेक्ट 15 दिन में इन्फॉर्म कर लीजिए। फिर बड़े बिजनेस हाउसेस को ये डाउट भी आता है, ये जो आपके जो लास्ट 3 क्वेरी है, जनरली बड़े बिजनेस हाउस को ये क्वेरी आता है कि रिटेंशन मनी के लिए अप्लाई करेगा कि नहीं करेगा। मान लीजिए एक बड़ा प्रोजेक्ट है और उस बड़े प्रोजेक्ट के लिए आपको सप्लायर माल दे रहा है, बड़ा प्रोजेक्ट है, उस बड़े प्रोजेक्ट में आप कस्टमर हो, आप बोल रहे हो कि 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है, मैं आपको जैसे जैसे खरीदूंगा पेमेंट करूंगा, लेकिन 1 करोड़ रिटेंशन मनी रखूंगा। प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद भी 1 करोड़ में 6 महीने तक रखूंगा ताकि कोई आगे दिक्कत ना आए, उसको बोलते हैं रिटेंशन मनी। ये अग्रीमेंट के तहत होता है कि मैं आपका पैसा रोक के रख रहा हूँ, मेरे को पेमेंट करना ही है, रोक के रख रहा हूँ ताकि जो आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया हुआ है वो बराबर है या नहीं है, मेरे को शायद उसी वक्त पता ना चले, बाद में पता चले। ये कानून रिटेंशन मनी के लिए अप्लाई नहीं करता, लेकिन शर्त ये है कि इसका रिटर्न अग्रीमेंट हो
कि 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 9 करोड़ पेमेंट हो जाएगा, 1 करोड़ कस्टमर रिटेन करके रखेगा कुछ टाइम के लिए ताकि प्रोजेक्ट में आगे कोई दिक्कत ना आ जाए, पूरा अग्रीमेंट होना चाहिए। और उसमें भी वो जो रिटर्न अग्रीमेंट है उसके तहत पेमेंट हो जाना चाहिए। रिटर्न अग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद 6 महीने, मतलब 6 महीने में पेमेंट हो जाना चाहिए, नहीं हुआ तो वापस ये कानून अप्लाई हो जाएगा। तो रिटेंशन मनी के लिए कानून अप्लाई नहीं करेगा। शर्त नंबर 1, वो पूरा रिटर्न अग्रीमेंट के तहत होना चाहिए, पूरा डिटेल में अग्रीमेंट होना चाहिए, क्यों रिटेन कर रहे हो, किसके लिए रिटेन कर रहे हो और कितना अमाउंट रिटेन कर रहे हो। दूसरा, उस अग्रीमेंट में जब पेमेंट हो रिलीज होने वाला वो डेट भी होना चाहिए और उसके तहत एक्चुअल में वो पेमेंट जाना चाहिए, नहीं तो ये कानून वापस अप्लाई कर जाएगा। और लास्ट जो बहुत ही टेक्निकल डाउट है, मान लीजिए एक करोड़ का खर्चा हुआ और उस 1 करोड़ के खर्चे में आपको टीडीएस भी पकड़ना था, आपने टीडीएस भी नहीं पकड़ा, सेक्शन 40A(1)(a) का डिसअलाउंस आ जाएगा। आपको पेमेंट भी करना था 45 डेज 15 डेज के अंदर, आप पेमेंट भी दूसरा साल में कर रहे हो लेकिन 45 डेज 15 डेज के अंदर नहीं कर रहे हो, तो फिर कौन सा प्रीवियस, दोनों में डिसअलाउंस है। आपका डिसअलाउंस 2 कारण से हो रहा है, एक आपने पेमेंट नहीं किया उसके लिए 43BH डिसअलाउंस आ रहा है, और एक आपने टीडीएस नहीं पकड़ा उसके लिए 40A(1)(a) डिसअलाउंस आ रहा है। सर दोनों में फर्क क्या है, दोनों ही में डिसअलाउंस आ रहा नहीं, बहुत अंतर है। अगर ये डिसअलाउंस 43B में आता तो पूरा का पूरा 1 करोड़ आपकी इनकम ऐड हो जाएगा। अगर ये टीडीएस के डिसअलाउंस मारा है 40A(1)(a) में तो पूरा 1 करोड़ डिसअलाउ नहीं होगा। मान लीजिए खर्चा 1 करोड़ है तो पूरा 1 करोड़ डिसअलाउ नहीं होगा, खाली 30 लाख डिसअलाउ होगा। बट ये प्रोविजन 43BH 40A(1)(a) पे भारी पड़ेगा, आपका पूरा ही डिसअलाउंस होगा। आप ये नहीं बोल सकते ठीक है मैंने टीडीएस भी तो नहीं पकड़ा ना, तो आप 30% ही डिसअलाउ कीजिए, 1 करोड़ पूरा डिसअलाउ मत कीजिए, इनकम ऐड मत कीजिए, 30 लाख ऐड कीजिए। नहीं, अगर एक सिचुएशन आ जाता है जहां पे खर्चे पे टीडीएस है, आपने नहीं काटा, पेमेंट टाइम से करना है एमएसएमई एक्ट के तहत, आपने नहीं पेमेंट किया, तो 43BH डिसअलाउंस पूरा का पूरा 100% डिसअलाउंस हो। 1 करोड़ का खर्चा तो 1 करोड़ ऐड हो जाएगा इनकम में, बट 40A(1)(a) डिसअलाउंस खाली 30% होता है, तो आपका 40A(1)(a) के अंदर आप कवर नहीं होगे, आप कवर्ड होगे 43BH के अंदर, पूरा का पूरा 1 करोड़ आपका डिसअलाउ हो जाएगा। सो ये सारे आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस थे जो हमने कोशिश की है कि सारे क्वेश्चंस जो हमने अभी तक रिसीव किए उसका डिटेल में डिस्कशन हो, ताकि जो भी बिजनेस हाउसेस के दिमाग में डाउट्स है उसका निवारण हो। बट वापस जैसे शुरुआत में कहा था, वापस अंत में भी कह रहा हूँ कि हमारी अंडरस्टैंडिंग है 43BH इनकम टैक्स की और MSMED एक्ट 2006 की, दोनों एक्ट मिला के ये सारा कानून बन रहा है। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप अपने बिजनेस के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो एक बार जरूर अपने स्टैट्यूटरी ऑडिटर के साथ डिस्कस करके आपके बिजनेस के लिए अप्लाई कीजिए। धन्यवाद।